हेलो दोस्तों, मैं उदय आदित्य। आज के वीडियो में मैं आपको अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए प्रमुख अधिनियम एवं चार्टर के बारे में बताऊंगा। तो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में लाया गया था। इसमें कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर और गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया। तीसरा था, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था भी की गई। और चौथा था, अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे। पांचवा था आपका सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा 3 न्यायाधीश लिमेंस्टर, चैम्बर्स एवं हाइड थे। इस एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 ईस्वी में। इसके भी मैं आपको 2-3 पहलू बता रहा हूँ। तो पहला पहलू था इसका कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह लाया गया था। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार एवं बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। और तीसरा था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया अधिनियम लाया गया, जो 1784 में। इसके भी मैं आपको 3 पहलू बताता हूँ। तो पहला था कि इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। पहला, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं दूसरा, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। दूसरा पहलू है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे और यह भारत सरकार की देखरेख करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद 3 सदस्यीय कर दी गई। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को युद्ध, राजस्व एवं अन्य मामलों के संबंध में गवर्नर जनरल के इसकी परिषदों का अधीन कर दिया गया। और तीसरा है, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा लाया गया 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। उसका इस बात का अधिकार दे दिया गया कि उसे अपने उत्तरदायित्व पर अपनी काउंसिल का निर्णय एवं विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा लाया गया 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके भी 2 पहलू हैं। तो पहला पहलू है कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारिणी परिषद में बहुमत पर आधारित निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली तथा गवर्नर जनरल की प्रांतीय शासकों पर नियंत्रण की शक्तियों में वृद्धि की गई। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद लाया गया 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके भी 2-3 पहलू हैं। तो पहला है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए पोल खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ता था। तीसरा है, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई। कंपनियों की सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद लाया गया 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके भी 3 पहलू हैं। तो पहला है कि भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। गवर्नर जनरल की समिति को भारत के सैनिक असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंपा गया। दूसरा है, इस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया। प्रेसिडेंसी के कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा है, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्ष में विधि आयोग का गठन हुआ। इसके बाद लाया गया 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके भी 4-5 पहलू है, जो मैं बताता हूँ आपको। पहला है, इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरों की संख्या 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। दूसरा है, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी के नियुक्ति में वापस बुलाने का अधिकार को समाप्ति कर दी गई। तीसरा है, सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई और नियंत्रण बोर्ड को भारतीय सिविल सर्विसेज के सदस्यों को एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती का अधिकार दिया गया। चौथा है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। अब इसके सदस्यों की संख्या 12 हो गई। और पांचवा है कि इस परिषद का प्रमुख कार्य विधि बनाना था तथा अधिनियम की वैधता हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। इसके बाद लाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके भी 3 पहलू हैं। तो पहला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की समाप्ति। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। दूसरा है, भारत राज्य सचिव यानी भारत मंत्री की नियुक्ति, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, उसके सहयोग के लिए 8 सदस्यों की एक भारत परिषद की नियुक्ति क्राउन द्वारा की गई। चार्ल्स वुड पहला भारतीय मंत्री था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया।
कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण बढ़ाया गया। इसके बाद इन्होंने लाया 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसके भी छोटे छोटे 3-4 पहलू हैं। तो पहला है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ इस अधिनियम के तहत। दूसरा है विभागीय प्रणाली का चलन हुआ। तीसरा है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति की गई। चौथा है प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात हुआ। इसके बाद इन्होंने लाया 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके भी छोटे छोटे 3-4 पहलू हैं। तो पहला है परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की मान्यता दी गई। दूसरा है व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में वृद्धि की गई। और तीसरा है वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। चौथा है बजट पर बहस एवं कार्यपालिका के समक्ष सवाल करने का अधिकार दिया गया, परंतु वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बाद इन्होंने लाया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके भी 5-6 पहलू हैं। तो पहला है इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दूसरा है भारतीय को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। तीसरा है केंद्रीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। और चौथा है प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि। पांचवा है प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दी गई। और छठा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिले। उसके बाद इन्होंने लाया 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। तो इसके भी 3 पहलू हैं। 3, 4, 5 बहुत पहलू है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। दूसरा, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ करना था। शासन के विषयों को प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया। केंद्रीय मामलों में रक्षा, विदेश मुद्रा तथा आयात निर्यात, इससे प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद है आरक्षित विषय, पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई और वन विभाग। ये विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा देखरेख में रखे जाते थे। इसके बाद है हस्तांतरित विषय, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कृषि और उद्योग गवर्नर और उसके मंत्रियों द्वारा देखे जाते थे। पांचवा है प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण द्वैत शासन द्वारा कम किया गया। केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव को द्विसदनात्मक तथा बना दिया गया, जिसे राज्य परिषद यानी ऊपरी सदन 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद 3 वर्ष के लिए बांटा गया। पृथक निर्वाचक मंडल का दायरा बढ़ाकर सिखों को इसमें शामिल किया गया। अधिकार बहुमत को समाप्त करके गैर अधिकारी प्रत्यक्ष चुनाव को बहुमत में बढ़ावा मिला। उसके बाद इन्होंने लाया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके भी 3-4 पहलू हैं। तो पहला है कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता और प्रांतों में जवाबदेह सरकारों की स्थापना और द्वैत शासन की समाप्ति की गई। दूसरा है पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रांतीय परिषद को 6 प्रांतों एवं द्विसदनीय बनाया गया। ये प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। तीसरा है पृथक निर्वाचक मंडलों का विस्तार किया गया। सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों यानी एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को इसमें शामिल किया गया। चौथा है संघीय न्यायालय की दिल्ली की में स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 या 6 से कम जजों की नियुक्ति मान्य की गई। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है इस अधिनियम के तहत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कि इसी अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद लास्ट इन्होंने अधिनियम लाया कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये लास्ट अधिनियम था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसके भी 5-6 पहलू हैं। तो पहला है कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को इंग्लैंड की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। दूसरा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत 2 अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिंध, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा असम के सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। दोनों राज्यों में विधानसभा को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। चौथा है नवीन संविधानों के निर्माण तक शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। छठा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत सचिव ऑफ इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया जाएगा। और छठा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश राजता से मुक्त होगा। तो ये था अंग्रेजों द्वारा लाया गया अधिनियम और चार्टर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।